यही है आज का बड़ा सवाल, समाज सुधार या कानून सुधार। क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है उस लड़की की मौत के बाद, लेकिन उसी प्रदर्शन में कोई एक व्यक्ति आता है, एक पत्रकार के साथ छेड़खानी करता है, एक महिला पत्रकार के साथ छेड़खानी करता है, और जब वो महिला पत्रकार उसके ऊपर चिल्लाती है तो वहां से भाग जाता है। लेकिन ये विडंबना है कि उसी प्रदर्शन के दौरान ये सब कुछ होता है। हमारे साथ अभी 3 नए मेहमान हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, अब हमारे साथ है मीनाक्षी लेखी जी। स्वागत है आपका मीनाक्षी मैम। हमारे साथ जुड़े हैं यहां पर इस वक्त अमन सिन्हा जी, जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ है डॉक्टर स्वाति कश्यप, जो कि बिहेवियरल फिजिशियन है, इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज जो आपने देखा उसके बाद पूरे देश की आंखें नम हो गई हैं, और उसी की एक तस्वीर आपके सामने। यहाँ हिंदुस्तान की सारी महिलाओं से, भाइयों से, पिताओं से माफी मांगती हूँ कि हमारे जनरेशन के लोगों ने इस तरह की चीजें देखी, हमने आंख बंद कर ली या हम उसको भूल गए। हम आपसे माफी चाहते हैं, आप हमें माफ कर दीजिए। अगर मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम आगे होने नहीं देंगे। आज आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी माता भारत माता की इज्जत करिए। नहीं, शायद नहीं करते हैं, भारत माता की इज्जत नहीं करते हैं शायद, क्योंकि जो तस्वीर हमने आज जंतर मंतर पर देखी, और हैरानी की बात है कि इस खबर को बड़ा कम उठाया जा रहा है। मीनाक्षी जी हमारे साथ हैं। मीनाक्षी जी, आज उसी जंतर मंतर पर जब लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर एक महिला पत्रकार के साथ कोई छेड़खानी करता है और भाग जाता है। ना पुलिस पकड़ पाती है, ना लोग पकड़ पाते हैं, और इसी से यह सवाल उत्पन्न होता है कि समाज सुधार या कानून सुधार पहले। दोनों में से जो भी एक चीज़ के ही दोनों पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर पहली बात तो ये कि क्योंकि महिला पत्रकार है, मैं समझती हूँ कि ज़्यादा जागरूक है और महिलाओं से, और हिम्मत भी औरों से ज़्यादा होगी। ऐसे में चिल्लाने, जब वो चिल्लाई तो आसपास के लोगों को जागरूकता से उस व्यक्ति को ढूंढना चाहिए था और बाहर निकलने नहीं देना चाहिए था। साथ ही कानून का लचीलापन कि अगर वो पकड़ा भी जाता तो इस तरीके की जो बदहवासी है उसके लिए हमारे यहाँ उसको आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन की परिभाषा में लिया जाता, और जिसमें कभी 3 महीने और कुछ इस तरीके की सज़ा का प्रावधान है और बेलेबल ऑफेंस है। तो वो जो कानून है जिसको कहीं पर कोई ईव टीजिंग कहता है, कहीं पर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन कहता है, रेप और उसके बीच का जो दायरा है उसके लिए हमारे पास उपरोक्त कानून नहीं है। और रेप के ही कई वेरिएशंस हैं जिसको चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन वाले बिल में लाने की कोशिश हुई, जो एक अच्छी बात थी। लेकिन उसमें मैं पहले दिन से ये कह रही थी और पहले दिन से ये मांग कर रही थी कि एक अलग कानून बनाने का कोई मतलब नहीं है। देश भर में आईपीसी लागू होता है, आप ये प्रावधान आईपीसी में लेके आइए ताकि देश की हर अदालत इसको मुकर्रर कर सके। 18 से कम के लिए तो ये अपराध है, 18 से ऊपर के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपराध की श्रेणी में ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस गैप को ब्रिज करने की आवश्यकता थी, जो हमारे यहाँ नहीं है। और जितने बच्चे ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि जितने बच्चे सड़क पर हैं वो कहीं ना कहीं इन सब दुर्व्यवस्थाओं से प्रभावित हैं और कहीं ना कहीं इसके शिकार हैं। और इसी से ऊपर उठने के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट दिल्ली में पैदा करने के लिए वो लोग सड़क पर उतरे हैं। आज मैं किसी के साथ बैठी थी, और वो भी हमारे प्रोफेशन के बहुत सीनियर लोगों के साथ, और वो बता रहे थे कि वो साकेत मॉल पर आए किसी को बिठाने के लिए, टैक्सी या ऑटो के लिए, और किसी को नहीं मालूम उनकी आइडेंटिटी क्या है। और वहाँ जाके पता चला कि जो ऑटो रिक्शा में लड़कियाँ फिल्म देख के निकल रही थी वो बैठना नहीं चाह रही थी, या कुछ तो अलग अलग किस्म की जबान से कमेंट कसे जा रहे थे। तो क्या वो सजा के लायक नहीं है? और ऐसों को सजा वहीं के वहीं तुरंत क्यों ना मिले? और जब हमको वो स्पॉट्स मालूम है कि यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, किसी भी आप यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने वाले बच्चे से पूछेंगे, आप वो जगह नियुक्त कर सकते हैं। तो जब दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो ऐसी जगहों पे सबसे पहले आपको काबू करने की ज़रूरत है, इनग्रेस आउटग्रेस पॉइंट्स को काबू करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं इस बात की आवश्यकता है कि जो छोटी चीज़ें हैं उनको रोका जाए ताकि वो हरकतें बड़ी ना हो जाए। जी, आपने जो पॉइंट रेज किया है, कोई आदमी पहले दिन रेप नहीं कर सकता।
एब्सोल्युटली वेरी वैलिड पॉइंट। ये जो आपने पॉइंट रेज किया है, से शुरू होती है। आपने जो पॉइंट रेज किया इसी को मैं फॉरवर्ड आगे लेके जाऊंगा। अमन, बड़ा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि ये जो पूरा केस है, जो दिल्ली का केस है, इसमें हमने देखा कि एक माइनर भी इन्वॉल्व है और अब पहले दिन से ही शुरू नहीं होता है। वहां पर हम देखते हैं कि लचीलापन सोसाइटी की तरफ से, जो हमने जंतर पंतर में देखा, लचीलापन पुलिस की तरफ से, अरे कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ कहा है तो दिया, आप इग्नोर कर दो। ये आपको लगता नहीं इसको इंटॉलरेंस के लेवल पर इसको लेके जाना चाहिए? निशान जी, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो कि एक नेशन की कॉन्शियंस को झकझोर के रख देते हैं। ये एक ऐसा ही जघन्य अपराध हुआ है। और आप अगर अनफॉर्चुनेट रियलिटी, जो वास्तविकता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेके, अगर आप उसको देखें, पिछले 4 डिकेड्स में 10 गुना क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ा है बाई 1000%। और ये यही दर्शाता है कि जो प्रेजेंट लॉ लीगल स्कीम है, दैट हैज़ फेल्ड टू एक्ट एज ए डेटरेंट। वो एक डेटरेंट का काम नहीं कर रहा है, उससे लोगों को कोई कानून का डर भय खत्म हो गया। जो मीनाक्षी जी जो पॉइंट कह रही है, मैं उससे सहमत हूँ जी। सेक्शन 354 जो है वो उसको और कड़ा करने की आवश्यकता है, उसको एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाने की आवश्यकता है, उसमें मैक्सिमम पेनल्टी इंक्रीज करने की आवश्यकता है। तो कानून के स्तर पे, समाज के स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे, हर स्तर पे बदलाव आएगा, तभी ये जो आज जो स्थिति बनी हुई है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, ये बदल पाएगी। और यही श्रद्धांजलि होगी हमारी जो निर्भय, जो हमारी जो ब्रेव लड़की, जो उसकी एब्सोल्युटली हत्या और जो श्रद्धांजलि होगी। एक कॉलर हमारे साथ जगदीश कुमार जुड़े हुए दिल्ली से। जगदीश, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? जगदीश बताइए। इलाहाबाद से आलोक मिश्रा। हेलो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि रेप की जो केसेस में जो आवाज उठी है जी कि फांसी की सजा की मांग की जा रही है, तो मुझे लगता है सर कि फांसी की सजा इसका। जी बताएं। हेलो, हाँ बताइए। हेलो हेलो जी, हम आपको सुन सकते हैं, बताइए। इनका फोन कट गया है। इलाहाबाद से आलोक मिश्रा हमारे साथ हैं। आलोक, बताइए आप क्या कह रहे हैं इस वक्त? लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये जो सजा है ये काफी कम सजा है, कुछ ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे कि किसी की हिम्मत भी ना की जाए। आज हमने कई सारे ट्वीट्स पढ़े, लेकिन शायद इस देश में जो लेवल ऑफ टॉलरेंस है उसमें ये सारी चीजों को शायद वो नहीं अमली जामा पहना पाए। लेकिन मीनाक्षी जी, मेरा ये सवाल आपसे है, हमारी जो संस्कृति है जिसका हम बार बार हवाला लेते हैं, उस संस्कृति में बलात्कार जैसी चीज के बाद पनिशमेंट देते वक्त टॉलरेंस लेवल दिखाई देती है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर कोई ऐसी हरकत करता है तब भी टॉलरेंस दिखाते हैं और ऐसे हालात हो जाते हैं। ये कहां की संस्कृति है जहां पर इतना ज्यादा टॉलरेंस है कि न्यूसेंस जो है उसको लेकर टॉलरेंस ज्यादा बढ़ जाती है? देखिए, ये गलत है कहना कि हमारे देश में संस्कृति के मुताबिक ऐसी चीज़ों के लिए टॉलरेंस है। हमारा जो, अगर आप एंशिएंट सिस्टम पढ़ेंगे तो इंक्विजिटोरियल हमारा सिस्टम था और ऐसे अपराधियों को साबित करना होता था कि उन्होंने अपराध नहीं किया, और लेकिन उसको हमने कॉमन लॉ से इस्तेमाल किया और कॉमन लॉ ले आए इस देश के अंदर, और कहीं ना कहीं हमने अंग्रेज़ों की पद्धति को अपनाया और वहीं पे कुछ इस तरीके की लॉबिंग एजेंसीज देश भर में काम करने लगी जो कि डेथ पेनल्टी और इन सब की तमाम चीज़ों के खिलाफ बोलने लगी। क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि सरकार का सबसे पहला काम है देश के बॉर्डर्स की और देश की आंतरिक सुरक्षा, यानी हर नागरिक अपने आप को महफूज माने। लेकिन देश में ऐसा नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं एक सिस्टमिक फेलियर है, और अगर डेथ पेनल्टी की आवश्यकता है तो वो इम्पोज होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी जो हमारा सिस्टम है सेंटेंसिंग का, उसके मुताबिक केवल रेप के केस के अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद है, जहां मर्डर है उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद या फांसी, ऑल्टरनेटिवली वो सजा है। लेकिन जहां पर एक व्यक्ति ने दोनों काम किए, रेप भी किया, मर्डर भी किया, जैसे इस केस में हुआ, ऐसे केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर करके फांसी की सजा दी गई है और दी जा रही थी। लेकिन बावजूद उस फांसी की सजा के उसको सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, और पूर्व राष्ट्रपति ने ऐसे 32 मामलों के अंदर, जो कि बहुत भयानक केसेस थे, 7 साल के बच्चे के साथ रेप और मर्डर, गैंग रेप और मर्डर, इस तरीके के तमाम केसेस जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को मुकर्रर किया, वहां पर सरकार ने उनको छोड़ा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सिस्टम है उसको कमजोर करने की कोशिश हुई, और वो कमजोर करने की कोशिश राजनीतिक कारणों से हुई। तो कहीं ना कहीं जो आज इसने हमारी
कलेक्टिव कॉन्शियस को झंझोड़ा है, हमें अपनी सेंटेंसिंग पॉलिसीज के ऊपर दोबारा से बहस करने की जरूरत है। और खास तौर पे उन केसेस के अंदर जहां पर ग्रीवस इंजरी, यानी किसी को अपंग कर दिया, आंख निकाल ली, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, गर्दन काटी, पैरालिटिक कर दिया, ऐसे तमाम केसेस के अंदर भी डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, क्योंकि वो केवल रेप के केसेस नहीं है। मीनाक्षी जी, आपने जो पॉइंट रेज किया है, जो आपने पॉइंट रेज किया है, मैं रागनी से पूछूंगा। रागनी, पॉलिटिक्स की वजह से ये सिस्टमैटिक फेलियर हम देख रहे हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आपने मीनाक्षी जी के सामने जो सवाल रखा था, वो सवाल ये था कि कानून और समाज दोनों की क्या भूमिका है। आपने एक या शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है ये या शब्द नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए कानून और समाज की भूमिका। वकील होने के नाते वो बहुत ही चतुराई से समाज की भूमिका को उन्होंने एक तरफ कर दिया और वो पूरा जो अपना वक्तव्य है वो कानून की तरफ मोड़ दिया। कुछ बातों में मैं मीनाक्षी जी की बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे अपराध हैं, जघन्य अपराध हैं, जिनमें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वो होम मिनिस्टर शिंदे जी ने भी अपनी बात में कहा था, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। धनंजय का जो केस था, उसमें भी हमने देखा कि बलात्कार के बाद जब मर्डर हुआ तो उसमें फांसी की सजा दी गई। लेकिन आज की जो बात है उसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस जो रेप के हैं, जिनके लिए अब ये सरकार ने कहा है कि उनके लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान लाया जाए, इस पे सोच विचार होगा और लाया भी जा सकता है, उस मुद्दे को से भी हमें नहीं भटकना चाहिए। आज ज़रूर जो पीड़िता थी उसकी मृत्यु हो गई है तो वो फिर 302 के दायरे में आ गया है। तो ये सारे कुछ पेचीदा सवाल हैं, इन पे ज़रूर मुझे लगता है काम होना चाहिए। लेकिन अब हर चीज़ मुझे लगता है, अगर प्रेसिडेंशियल पार्डन का जो प्रावधान है हमारे देश में, उसके बारे में तो अब मीनाक्षी जी की एक कोई व्यक्तिगत राय हो सकती है, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकती। ये तो प्रेरोगेटिव ही राष्ट्रपति को दिया गया है, उन्होंने किस बात और उसके बाद क्या निर्णय लिया। जब रेप और मर्डर हो रहा है वहां पे भी आप उसके सेंटेंस को कम्यूट कर दे रहे हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि जो रेप हो खाली रेयरेस्ट ऑफ रेयर, वहां पे आप कैपिटल पनिशमेंट दे देंगे। तो इसमें अंतर विरोध है। जहां पे रेप और मर्डर हो रहा है वहां तो आप जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया कैपिटल पनिशमेंट, वहां पे तो आप उसको एग्जीक्यूट कर नहीं पा रहे। और अब दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई जहां पे रेप हो वहां पे भी कैपिटल पनिशमेंट हो। तो आपकी जो कथनी और करनी में वो जो आप कह रहे हैं वो एक्शंस में भी वो दिखना चाहिए। वो अनफॉर्चुनेट बात ये है कि वो सरकार के एक्शंस में नहीं दिख रहा है। यानी कि ये पॉइंट है कि वो जो एक फियर फैक्टर था वो आपने पार्डन कर दिया, तो उससे वो फियर फैक्टर कम हो गया। अब डॉक्टर स्वाति कश्यप, आप एग्री करती हैं इससे? अगर हम बात समाज की करें, सेल्फ रेगुलेशन जब नहीं हो तो फियर फैक्टर काम करता है। क्या कहेंगे आप डॉक्टर स्वाति कश्यप? देखिए, मैं ये कहूँगी कि किसी भी बीमारी की तरह ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, और किसी भी बीमारी की तरह इसको हमें एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अटैक से ही हम इसे ठीक कर सकते हैं। और उसमें एक क्यूरेटिव एक्शंस हैं जो कि लीगल, जो लॉ अगर बहुत कड़ा है, बहुत तेज़ी से और बहुत बड़ी सज़ा मिलती है, तो डेफिनेटली उसका साइकी पे और हर तरह से इस पे असर दिखाई देगा। दूसरा है प्रिवेंटिव। वो प्रिवेंटिव जो है वो हमारे अपने रवैये से, हमारे अपने घर से, हम किस तरह से बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, किस तरह से बेटों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, इन सब चीज़ों से वो चीज़ प्रिवेंट हो सकती है। तो वो जो हमें अपना रवैया, अपना एटीट्यूड बदलना है, वो शुरू होना चाहिए बिल्कुल फैमिली के, जो समाज के सबसे पहला यूनिट है फैमिली, और उसके बाद जो है वो जाना चाहिए समाज के जो नेक्स्ट यूनिट है यानी कि एजुकेशन पे। तो शुरू से ही अगर लड़कियों के प्रति वायलेंस की ज़रा भी लड़के में एक टेंडेंसी है, तो उसको शुरू से ही काउंसल करना, रेप्रिमैंड करना और एक सही ढंग से पनिश करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और मैं ये भी मानती हूँ कि अगर हर लड़के को बहुत क्लियरली ये समझ में आ जाए कि अगर वो किसी के साथ रेप जैसा घिनौना अपराध करता है तो वो किसी दूसरे की इज्जत नहीं लूटता, किसी दूसरे को सज़ा नहीं देता, वो अपनी इज्जत और अपने घर की, अपनी पूरी की पूरी जो कहना चाहिए कि जो उसे बचपन से संस्कार मिले हैं, उनकी इज्जत लुटा के आता है। आप जो पॉइंट यहाँ पे रेज कर रही हैं, मीनाक्षी जी से मैं पूछूंगा। मीनाक्षी जी, अगर इस केस में एक माइनर है तो ये माना जाता है कानून के लिहाज से कि वो माइनर शायद जल्दी फ्री हो जाएगा, लेकिन आपको लगता नहीं है कि इस केस में कुछ एक्सेप्शंस होने चाहिए? फिर देखिए, वो उसका कारण है, अमेरिका जो है इन मामलों में बहुत सख्त है, और मतलब कुछ लोगों का कहना है कि इनह्यूमन तरीके से वो डील करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं वो भी इनह्यूमन है और वो ह्यूमन
फील्ड के मतलब सोशल फैक्टर्स के बाहर के काम कर रहे हैं और इसलिए उनको डिफरेंटली डील करना चाहिए। वहाँ पे जैसे जुवेनाइल जस्टिस को लेकर और जो बच्चों के जो प्रोटेक्शन वाली यूएन कन्वेंशन वगैरह है वो अमेरिका ने साइन नहीं किए। वो इनको इस तरीके की अपराधी गतिविधियों को अपराध के दायरे में सिमिलर तरीके से डील करते हैं और बड़ी सख्ती से डील करते हैं। हमारे देश में जो कन्वेंशंस है वो हमने यूएन की कन्वेंशंस वगैरह साइन की हुई है, तो हमें वो जुवेनाइल के अंदर उसको लेके और हम उसको डिफरेंटली डील करते हैं। मतलब 7 साल से कम तो उसको हम डॉली इम्पैक्ट्स करके वैसे छोड़ देते हैं कि भाई ये कोई अपराधी नहीं है, और उसके ऊपर वाले जो हैं उनको जुवेनाइल कर देते हैं। तो जो 17 साल का है वो कॉन्शियस के बिना नहीं हो सकता, मतलब उसमें ये समझ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपराधिक समझ उस व्यक्ति में है और 17 और 18 में कोई बहुत अंतर नहीं है। लेकिन हमारे देश का जो फिलहाल कानून है उसके तहत उसको हम सजा नहीं दे सकते। जी, ये कानून में भी बदलाव की जरूरत है। समाज की हम बात कर चुके हैं। रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं काशीपुर से। रविंद्र जी बताइए। हेलो, बताइए। हेलो जी रविंद्र जी, हम सुन सकते हैं आपको, बताएं। हाँ जी, मैं मेडिकल कॉलेज से बोल रहा हूँ सर। मतलब इत्तेफाक होता अगर एक किसी गणमान्य नेता की या किसी की अगर बेटी या होती तो क्या होता सर इसमें? जी, आज एक चीज हम जरूर देख रहे हैं, वो ये है कि पूरा देश इस चीज को एक सिर्फ पहले ये होता था कि एक लेवल ऑफ इग्नोरेंस था यहाँ पर कि हर कोई देखता था, सोचता था और आगे बढ़ जाता था। लेकिन इस घटना ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन क्या फायदा, क्योंकि 16 दिसंबर की घटना के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं हुए हैं, ये हम नहीं कह सकते। क्या महिलाएं महफूज हैं, ये भी हम नहीं कह सकते। 16 दिसंबर के बाद हुई घटनाओं के ऊपर नजर डालें तो आप समझ जाएंगे कि अभी भी ऐसी घटनाएं बिल्कुल चल रही हैं और जबरदस्त तरीके से हो रही हैं। क्या देश में महिलाएं महफूज हैं? दिल्ली में गैंगरेप की शिकार लड़की जिंदगी की जंग हार गई, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच चले उसके जद्दोजहद ने कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या देश में महिलाएं महफूज नहीं हैं? 16 दिसंबर की रात दिल्ली में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। गैंगरेप के गुनहगारों के खिलाफ आवाज उठने लगी, सड़कों पर उतरा देश के लोगों का गुस्सा। संसद भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर दिखा। What is going to happen to her? वो एक जीवित लाश बनकर के अपना जीवन जिएगी अगर बच गई तो। Everybody will forget, but she will remember for the rest of her life. इस तरह की घटना की शिकार महिला ना जिंदा में रही और ना मरे में रही। शर्म से सिर झुका लेने वाली घटना है। It's a terrible mental torture, more than physical. लेकिन सवाल है कि महिलाओं की हिफाजत के लिए कोई कदम उठाया गया? क्या उसके बाद महिलाएं सुरक्षित रहीं? 16 दिसंबर के बाद के दुराचार के मामलों पर गौर करें तो एक ही जवाब मिलता है, नहीं। तारीख 19 दिसंबर 2012, रामपुर, फर्रुखाबाद, सिलीगुड़ी और फरीदाबाद में बलात्कार के मामले। तारीख 21 दिसंबर 2012, यूपी के मऊ और फैजाबाद में रेप के मामले। 22 दिसंबर 2012, अंबेडकर नगर, बदायूं, रायपुर, गोधरा और मालदा में रेप की घटना। 23 दिसंबर 2012, पानीपत में नाबालिग से दुष्कर्म। 24 दिसंबर 2012, भोपाल में मासूम के साथ दुराचार। 25 दिसंबर 2012, मुंबई, वर्धमान में मासूम से रेप का मामला। 27 दिसंबर 2012, मुजफ्फरनगर में नाबालिग से गैंगरेप की घटना। 28 दिसंबर 2012, फतेहपुर, नोएडा और बाड़मेर में दुष्कर्म के मामले। ये मामले कानून व्यवस्था के लचर होने की गवाही दे रहे हैं। अगर पुलिस व्यवस्था लचर रहेगी और कानून का डर किसी के मन में नहीं होगा तो दरिंदे ऐसे ही घूमेंगे और लड़कियों की जिंदगी इसी तरह से खतरे में हर समय रहेगी। इसके लिए जरूरी है कि पूरी तरह से ऐसी व्यवस्था की जाए जो इन सारी घटनाओं पर रोक भी लगा सके, और जब घटना होती है तो त्वरित न्याय की व्यवस्था हो ताकि तत्काल ऐसे लोगों को सजा दी जा सके। एक तरफ दिल्ली में पीड़ित लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी, तो दूसरी तरफ महिलाओं की चीखें गूंज रही थी। आखिर कब थमेगी महिलाओं पर दरिंदगी? शॉकिंग।
16 दिसंबर से हम आपको निरंतर ये घटनाक्रम बता रहे हैं, कितनी बलात्कार की घटनाएं हो गई और ऐसे इनको कोई नहीं रोक पाया। अब आप इसमें कानून को बदल लेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि ज्यादातर केसेस में पहचान वाले होते हैं। आज जंतर मंतर पर बड़ा अच्छा पॉइंट यहां पर रेज किया मीनाक्षी जी ने कि आस पड़ोस वाले लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई। वो तो वहां पर आवाज उठाने आए थे, कैंडल लेकर खड़े हुए थे। जब एक महिला पत्रकार के साथ छेड़खानी हुई तो क्यों खामोश रहे? बड़ा सवाल है। इन सबका जवाब कौन देगा? कोई नहीं देता है। लेकिन अभी इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, राहुल मुंबई से। बताइए राहुल, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी बताएं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर कि हर चैनल पे क्या होता है ना कि 4 लोग 5 लोग आते हैं, मतलब टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, लेकिन कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा था कि अभी जैसे एक ही रेप की बात नहीं है, एक रेप होने के बाद अभी तक 10 रेप हो चुकी है, तो गवर्नमेंट हमारी इश्यू मतलब हमारी गवर्नमेंट बात क्यों आगे नहीं बढ़ाती? सिर्फ बोल के चली जाती है कि ये होगा, लेकिन कुछ सिर्फ बोलती है, सिर्फ सांत्वना देती है। उनके हाथ में जबकि सब कुछ है, उनके हाथ में हर कुछ है, वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, ये सवाल जो आप बोल रहे हैं, ये जो आपने सवाल रेज किया, ये मैं मीनाक्षी जी से पूछूंगा। मीनाक्षी जी, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है कि इतनी बड़ी घटना होने का इंतजार क्यों? दिल्ली में 668 घटनाएं सिर्फ इस साल में हो गई। क्यों नहीं कोई आगे बढ़ा यहाँ पर? अगर सरकार की बात की जाए, देखा, इग्नोर किया, आगे चले गए। ऐसा क्या किया जा सकता था सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो? देखिए, ये उदासीनता, मुझे लगती है कि उदासीनता हमारे समाज में है इन सब विषयों के प्रति, और हम लोग क्योंकि चुप हैं इसलिए बाकी रिएक्ट। और मैं अपने आप को इस वक्त पॉलिटिशियन के जामे में नहीं देखती, एक आम नागरिक के जामे में देखती हूँ, क्योंकि उसी तरीके की मैंने ज़िंदगी जी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब बात आती है सरकारें बदलने की, जब बात आती है कि किस विषय को देखकर हम सरकार को वोट दें, जब बात आती है इन सब विषयों की, तो कभी जाति ऊपर होती है, कभी धर्म ऊपर होता है, कभी अंग्रेजी, कभी हिंदी, इस तरीके के विषयों पर, ना कि गवर्नेंस के इश्यूज पर। हम इन विषयों को महत्वपूर्ण बनाते ही नहीं कि हम केवल उस व्यक्ति को चुनेंगे जो हमारे साथ मीटिंग करेगा, हम ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो सोशल काउंसलिंग में ध्यान देगा, हम ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो कि सड़क, बिजली, पानी की बात करेगा, हम ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो हमें महफूज रखे और सिक्योरिटी की बात करे, या तमाम उन लोगों के बीच में सिविल डिफेंस तैयार करे। जब ये मुद्दे नहीं बनते राजनीतिक, क्योंकि ये मुद्दे राजनीतिक नहीं बनते, इस वजह से गलत लोग चुनकर आते हैं, और वो लोग उन विषयों पर बात उठाना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि उनको पता है वोट जीतने के लिए शायद कुछ और करने की जरूरत है, इसके बिना भी आप कांग्रेस के एक बड़े नेता का इंटरव्यू लिया, कांग्रेस के एक बड़े नेता का कल मैंने इंटरव्यू लिया, उनसे मैंने पूछा कि क्या वजह है कि संसद हो या विधानसभा हो, ऐसे लोग चुनकर आते हैं? तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया, एक बार चुनकर आए तो समाज की तो समझ सकते हैं गलती हुई है, लेकिन बार बार अगर चुन के आ रहे हैं तो समाज को अपने आप को सुधारना पड़ेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि रागिनी ने कहा कि मैंने उस विषय को स्कर्ट किया, समाज के विषय को, लेकिन वो गलत है, क्योंकि मैं बात पूरी नहीं कर पाई। और उस बात पूरी करने में मैं ये कह रही थी कि जब आप समाज को बदलते हैं तो कानून उसका एक बहुत बड़ा अस्त्र और शस्त्र का काम करता है, ऐसे दिमाग को बदलने के लिए जो ढीठ है और बदलना नहीं चाहता। और जब वो बदलना नहीं चाहता तो कहीं ना कहीं देश का कानून, देश की एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिसिंग, वो सब विषय जो हैं वो सुधारने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को जो सुधरने के लिए तैयार नहीं है, एक मैसेज देने का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं वो मैसेज जो है राजनीतिक दलों से, राजनीति से आता है, सरकार, संसद से आता है, और इसीलिए इन मामलों पर विषय को उठाने की और संसद के सत्र को बुलाने की आवश्यक्ता है, ताकि इन तमाम चीजों पर डिस्कशन होकर तुरंत कानून बदला जाए, जिसकी जरूरत समाज महसूस कर रहा है। जल्द से जल्द कानून बदला जाए। लेकिन अभी एक क्विक रिएक्शन, हमारे पास बहुत कम समय है। क्या अल्टीमेटली सबसे पहले शुरुआत समाज से करनी चाहिए, कानून से करनी चाहिए? क्विक रिएक्शन। दोनों निशान जी, और समाज के स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे, और सबसे इंपॉर्टेंट कानून के स्तर पे, क्योंकि कानून का सबसे बड़ा जो रोल है वो प्रिवेंटिव है पर्पस, ताकि आगे भी ऐसे अपराध ना हो। और 2001 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था विशाखा केस में, और तब से सरकार की उदासीनता बनी हुई है, और इसने लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, और आज ये स्थिति बन के आई है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन 10 गुना बढ़ गया है। उदासीनता को खत्म करना पड़ेगा। मैं अपने सभी अतिथियों का शुक्रिया कहना चाहूंगा यहाँ पर। मीनाक्षी जी आपका, रागनी आपका, जयश्री जी आपका, डॉक्टर स्वाति कश्यप आपका भी, और अमन आपका भी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, इस उदासीनता को अगर हम दूर नहीं करेंगे
तो बार बार ऐसी घटनाएं होंगी और 16 दिसंबर के बाद भी ये घटनाएं हो रही हैं। इतना ही तो छोड़िए, बल्कि आज जंतर मंतर पर भी छेड़खानी हो जाती है एक महिला पत्रकार के साथ, लेकिन सब लोग खामोश हैं। क्यों, हमें समझ में नहीं आता। लेकिन आज कई लोग जागे भी हैं, रात भर जागे हैं, और उन्होंने जो कुछ कहा है सोशल वेबसाइट्स पर, उसको आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कहते हैं कि ऐसे समाज में रहने का क्या फायदा। आप देखें उसको और हमें दें इजाजत। बहादुर छोटी सी बच्ची, हम तुम्हें बचा नहीं सके, लेकिन तुम्हारी आवाज बुलंद है। वो आवाज हमें बता रही है कि बलात्कार एक भूल नहीं है, गलती नहीं है। हमारी संस्कृति और समाज में बलात्कार का ताल्लुक है सेक्सुअलिटी से। मुझे अफसोस है कि मैं इस समाज और संस्कृति का हिस्सा हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं एक पुरुष हूँ। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी आवाज के साथ लड़ूंगा। मैं महिलाओं की इज्जत करूंगा, जिससे कि मुझे अपनी बेटी का सम्मान मिल सके। आप बदलाव चाहते हैं, वोट बैंक का हिस्सा बनिए, राजनीति समझिए और एक होकर रहिए, अन्यथा आपके जुनून का इस्तेमाल किया जाएगा और वो मीडिया के रियलिटी शो तक सीमित रह जाएगा। हमें सभी राजनीतिक पार्टियों से एक समय सीमा चाहिए, जिससे कि वो एक होकर कानून बदल सकें और अपनी सुरक्षा से ज्यादा कोर्ट पर खर्च करें। दिवंगत युवती की स्मृति को हमारी असली श्रद्धांजलि यही होगी कि हम इन भावनाओं और ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दें। दुख के इस दिन को इस तरह मनाना चाहिए कि साहस दिवस और निर्भय दिवस एक हो जाएं और सभी की आवाज अन्याय और असमानता के खिलाफ बुलंद हो सके। समय थम सा गया है, जीवन रुक सा गया है, सांसें असमानित सी हो गई हैं। भारत की बेटी हमें छोड़कर चली गई है। डियर इंडिया, दुनिया का अंत 2012 में नहीं हुआ। आप बच गए, लेकिन राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और भावुकता से आपकी जिंदगी लाइफ सपोर्ट पर है। आपको सांस लेनी पड़ेगी।